शायद कभी ध्यान ही नहीं आया कि हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है। भारत में अंधों के लिए और कोई काम नहीं है। उनका जो बना बनाया नाम है वो है सूरदास, और उनका जो बना बनाया काम है वो गाना बजाना, और अंदर की आंखें पूरे तरीके से खुली हुई और बाहर की आंखें बंद। चीज़ें लेने भी मुझे भेजते थे कि बेटा जाओ उस कमरे में मेरी चप्पल पड़ी है ले आओ, तो मैं घूम घाम के आ जाती थी वापस आराम से। और कि नहीं मिली तो फिर कोई ना कोई जाता था कि यही तो पड़ी है, ध्यान नहीं देती है, ठीक से देखती नहीं है। तो इस तरह से करके उसको बात को वहीं पे ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मेरे को थोड़ा हल्का दिखाई देता था। हल्का मतलब मुझे जो कुछ भी अभी भी मुझे याद है, जो कुछ दिखता था मुझे साफ दिखता था, ऐसी कोई धुंधला नहीं दिखता था, साफ दिखता था, लेकिन वो 1-2 फुट से ज़्यादा नहीं दिखता था। तो अब बचपन में अकेले तो मैं कहीं जाती नहीं थी, वैसे मैं बहुत डरपोक, इसीलिए डरपोक होंगी क्योंकि मतलब दिखाई नहीं देता था, और मैं अपने या तो मम्मी के साथ या मेरे फादर के साथ। नमस्कार, नोवा टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत मोंगा। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है प्रीति मोंगा। प्रीति मोंगा भारत मोंगा से कोई रिलेटेड नहीं है, ये मेरी कोई रिलेटिव नहीं है। एक कोइंसिडेंस है कि प्रीति मोंगा जी से मेरी मुलाकात हुई और हमने डिसाइड किया कि हमें उनका पॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल कॉज के लिए काम कर रही हैं। उनका एक एनजीओ है जिसका नाम है सिल्वर लाइनिंग्स। ये एनजीओ ब्लाइंड लड़कियों की सहायता करता है, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर लेकर आते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ते हैं, ना कि किसी ब्लाइंड स्कूल में। ये बहुत ही खास जो है एक बात है उनके एनजीओ के बारे में। तो आइए मुलाकात करते हैं प्रीति मोंगा से। वेलकम प्रीति जी टू आवर स्टूडियो। थैंक यू, नमस्ते। आपको कैसा लगा आज नोवा टॉक्स में आकर? मुझे एकदम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे आपने बुलाया, और मुझे बहुत एक तरह की एक्साइटमेंट है, खुशी है कि मैं कुछ और लोगों तक पहुंच पाऊंगी आपके ज़रिए मेरी बात लेके। प्रीति जी, जब आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए थे, शुरुआत में हम बात कर रहे थे अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो जो आपका ये एनजीओ है सिल्वर लाइनिंग्स, ये ब्लाइंड गर्ल्स के लिए काम करता है। तो आप किस तरीके से जो है इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आपका एनजीओ किस तरीके से काम करता है। जी, हम ब्लाइंड गर्ल्स पे हमारा फोकस है, क्योंकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ बचपन से। तो मुझे ब्लाइंड गर्ल्स के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आती हैं वो मैंने खुद सहा है, और मेरे को उसकी बहुत गहरी समझ है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ब्लाइंड लड़कियों के लिए काम करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत कम काम हो रहा है। हालांकि जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, और अभी भी छोटे छोटे 2-4 ब्लाइंड लड़के हैं, और ब्लाइंड बॉयज़ के लिए भी हम काम करते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। तो इसीलिए हमने ये इनफैक्ट सिल्वर लाइनिंग्स जो है ये हमने रजिस्टर तो 2006 में करी थी, और मैं काम कर रही हूँ 1987 से इस फील्ड में। तो मेरी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से लेके तब तक जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं निकलूं और लोगों को भी सक्षम बनाऊं, कोशिश करूं कि जो कुछ मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में तो मैं वो आगे बांटूं। जी, तो ये तो रही आपके इसकी एनजीओ की बात कि आपका एनजीओ किस तरीके से काम करता है। इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले आप बताइए अपने बचपन के बारे में। जी, तो मेरा बचपन तो वैसे तो बहुत प्यारा सा था, और मेरा जन्म 1959 में अमृतसर में हुआ था। लेकिन 6-7 साल की उम्र होने तक मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, और ये भी स्कूल से पता चला। स्कूल में टीचर्स ने नोटिस किया। मैं एक ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम स्कूल में थी, हम अगरतला में थे, मेरे फादर वहाँ पे डेपुटेशन पे थे। तो वहाँ उस समय में बहुत रिमोट एरिया था, तो वहाँ टीचर्स ने पॉइंट आउट किया कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं होमवर्क लिखती नहीं हूँ, लेकिन ओरल में मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फिर
मेरे पेरेंट्स ने फाइनली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि बच्ची तो ब्लाइंड है, प्रैक्टिकली ब्लाइंड है। तो वहाँ से मेरे को ट्रीटमेंट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ें कोशिश करी मेरे पेरेंट्स ने कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, पर बहुत जल्द उन्हें पता चल गया था कि ये ठीक नहीं हो सकती है। तो वो मेरा बचपन की बहुत खूबसूरत बात है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि इतना ज़बरदस्त प्रॉब्लम या इतनी बड़ी समस्या मेरी ज़िंदगी में आ गई है, एक विकलांगता, एक डिसेबिलिटी मेरे साथ जुड़ गई है। तो ये जो बात है, ये इससे मेरा मनोबल नहीं टूटा। आई थिंक कॉन्फिडेंस को बनाए रखा उन्होंने मेरा, और भले खुद वो परेशान हुए, नेचुरली पेरेंट्स तो परेशान होंगे ही, एक बेटी ऊपर से ब्लाइंड, ऊपर से हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत उसी तरह पालते रहे जिस तरह से वो मुझे पाल रहे थे जब उनको नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। फिर उसके आगे चलते हुए कहानी बहुत लंबी है, पूरी कहानी में मैं नहीं जाऊँगी अभी, लेकिन 8वीं क्लास में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैं तब, मेरे फादर दिल्ली वापस आ गए थे, दिल्ली में लोरेटो कॉन्वेंट में मैं थी, और 3 साल पढ़ने के बाद वहाँ की हेड मिस्ट्रेस चेंज हुई। तो इमीडिएटली उन्होंने पहला काम किया कि मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसको हम नहीं रखेंगे स्कूल में, ये ब्लाइंड स्कूल में इसको भर्ती करिए, ये स्कूल इसके लिए नहीं है, तो ब्लाइंड लड़की के लिए ये स्कूल नहीं है। तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। बस वहीं पे मेरी एजुकेशन का खात्मा हो गया, बिकॉज़ और कोई भी स्कूल, दैट इज़ 1972 में ये हुआ, और उसके बाद कोई भी और स्कूल मेरे को एडमिशन नहीं दे रहा था, इसी कारण से, क्योंकि मैं ब्लाइंड थी। और ब्लाइंड स्कूल में लेके गए मेरे पेरेंट्स, तो वो स्कूल की इतनी बड़ी बुरी हालत थी। एक ही स्कूल था लड़कियों का उस समय पे, और उसकी स्कूल की इतनी कंडीशन ख़राब थी, तो मेरे पेरेंट्स ने ये भी कहा कि हम इसको रोज़ ले आएंगे, आप पढ़ाइए, हम इसको वापस लेके जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक हॉस्टल में नहीं आप इसको डालेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे नहीं। तो मेरी एजुकेशन लगभग वहीं पे स्टॉप हो गई, और वो मेरे लिए बहुत बुरा वक्त था उस टाइम। मैं 13 साल की थी, जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ पे फिर लोगों ने एडवाइस किया कि एक ब्लाइंड होते हैं ना जो लोग, उनको भगवान जी ना एक सिक्स्थ सेंस देता है, जो, और ख़ास करके संगीत की जो है सेंस वो देता है, तो आप इसको म्यूज़िक सिखाइए। तो मैं तो इतनी डरी हुई थी, और मैं मुँह ही नहीं खोलती थी, तो म्यूज़िक तो क्या ही गाऊँगी। तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं सितार सीखूँगी। और सुनने में तो तब पंडित रविशंकर जी का नाम सितार में नंबर 1 था वर्ल्ड में। तो मुझे मेरे फादर मदर दोनों कहते थे कि देखो पंडित रविशंकर जी को देखो, वर्ल्ड फेमस है, तुम भी मेहनत करोगी तो बनोगी। तो मेरा वो सपना मैंने अपने मन में लेके मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। राइट। तो मैंने ना एक नॉवल पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद का, उसका नाम था रंगभूमि। उसके अंदर वो जो नॉवल के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, वो प्रोटैगनिस्ट का नाम था सूरदास, उसको सूरा बोलते थे सब। तो नाम से ही जाहिर है, उसके अंदर मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छे अच्छे व्यंग्य करे हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि भारत में अंधों के लिए और कोई काम नहीं है, उनका जो बना बनाया नाम है वो है सूरदास, और उनका जो बना बनाया काम है वो गाना बजाना, और अंदर की आंखें पूरे तरीके से खुली हुई और बाहर की आंखें बंद। तो मुझे वो सटायर जो है आज वो याद आ रहा है कि मतलब अगर कोई देख नहीं सकता है तो, लेकिन हम उसकी बाकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर काम ना करके हम जो है उनकी वीकनेस को ही लेकर चलते हैं। तो हम बाकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग सी चीज है कि 6-7 साल की एज तक आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं लगा। ऐसा क्यों, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन मेरे को थोड़ा हल्का दिखाई देता था। हल्का मतलब मुझे जो कुछ भी, अभी भी मुझे याद है, जो कुछ दिखता था मुझे साफ दिखता था, ऐसी कोई धुंधला नहीं दिखता था, साफ दिखता था, लेकिन वो 1-2 फुट से ज़्यादा नहीं दिखता था। तो अब बचपन में अकेले तो मैं कहीं जाती नहीं थी, वैसे मैं बहुत डरपोक, इसीलिए डरपोक होंगी क्योंकि मतलब दिखाई नहीं देता था, और मैं अपने या तो मम्मी के साथ या मेरे फादर के साथ उनके साथ चिपकी ही रहती थी। तो उन्हें लगता था कि मेरी नेचर ऐसी है, और
उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। वो चीज़ें लेने भी मुझे भेजते थे कि बेटा जाओ उस कमरे में मेरी चप्पल पड़ी है ले आओ, तो मैं घूम घाम के आ जाती थी वापस आराम से। और कि नहीं मिली तो फिर कोई ना कोई जाता था कि यही तो पड़ी है, ध्यान नहीं देती है, ठीक से देखती नहीं है। तो इस तरह से करके उसको बात को वहीं पे शायद कभी ध्यान ही नहीं आया कि हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से कभी उन्होंने नोटिस उसको उससे कनेक्ट नहीं किया, मेरी आंखों से कनेक्ट नहीं किया। और ये भी कहा करते थे कि हाँ बाकी बच्चे इतने शैतान होते हैं, तो शैतान है ही नहीं, कुछ भी चीज़ सामने पड़ी हो तो इसने कोई छूना नहीं उसको कभी, पर उनको आंखों से कनेक्ट नहीं किया उन्होंने कभी भी। ओके, तो इसलिए मतलब ये जो है काफ़ी लेट जाकर पता लगा। हाँ जी 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 हाँ, जी। ये कई बार होता है, मैंने भी देखा है कई डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको लेकर जो है लोग हमें पता ही नहीं लग पाता है, मे बी हम ध्यान नहीं देते हैं या हमारी अवेयरनेस नहीं है उन चीज़ों को लेकर। जैसे बच्चे तोतला बोलते हैं, कई बार होता है वो मुंह से सांस लेके हैं, रात को सो रहे हैं, या दांतों को किटकिटा रहे हैं बच्चे। तो हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर हमको उसका रीज़न पता लगा था, तो हम भी अवेयर नहीं थे कई चीज़ों को लेकर। तो ये होता है कि अवेयरनेस की कमी है। सो इसी अवेयरनेस के सवाल को लेकर ही हम आगे चलते हैं। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कलर्स के बारे में, ठीक है, तो आपने बोला कि कलर्स की सेंस जो है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ब्लाइंड बच्चों को कलर्स के बारे में किस तरीके से एजुकेट करते हैं? हाँ, ये सवाल हमारे पास बहुत आता है कि बच्चों को, इनफैक्ट लोग आते भी हैं कि हम बच्चों को टच एंड फील से कलर बता देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनको हमें कलर्स का नॉलेज देना है। कलर एक साइंस है। जिस बच्चे ने कभी या जिस अब ब्लाइंड हुआ पर्सन ने किसी टाइम पे कलर्स देखे तो उसको तो पता है, कुछ कुछ कलर्स के बारे आइडिया है। लेकिन जिन्होंने कभी भी बाय बर्थ ब्लाइंड है, कभी कलर दुनिया देखी ही नहीं, तो उनके लिए कलर एक बहुत वो एक ऐसी चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन कलर क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है साइटेड वर्ल्ड में, आपको कलर ही नहीं का नॉलेज नहीं होगा तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो हम लोग बच्चों को, बच्चे हों बड़े हों, जब भी हमें ब्लाइंड मिलते हैं तो उनको हम कलर एक साइंस की तरह सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको कलर्स के नाम सिखाते हैं, उनके स्पेलिंग भी सिखाते हैं। फिर उसके साथ साथ हम उनको लिखना सिखाते हैं कलर का नाम। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हाथ में एक लाल कलर का एप्पल दिया तो उसे बोला ये एप्पल है, ये रेड है ना, ये लाल कलर है। ऑरेंज है, इसका नाम संतरा है, तो ऑरेंज है तो ये ऑरेंज कलर है, संतरी रंग है। पत्ता है तो ये हरे रंग का होता है ना। और टहनी है तो ये ब्राउन कलर की होती है। मिट्टी है, ये भी ब्राउन कलर की होती है। तो इस तरह से कनेक्ट करके उनकी नॉलेज में ये चीज़ डाली जाती है। आसमान जो है दिन में नीला होता है, ठीक है। बादल जो हैं सफ़ेद भी होते हैं, कभी कभी काले काले बादल भी आते हैं, है ना। बहुत सारी बारिश आने वाली होती है, गड़गड़ होती है ज़्यादा, तो काले बादल आते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं ताकि वो, और कौन सा कलर किसके साथ मैच करता है ये भी एक साइंस है, तो ये भी हम धीरे धीरे उनको सिखाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को कलर का नॉलेज हम ज़रूर देते हैं ताकि वो अलग थलग ना पड़ जाएं। मतलब जो साइटेड वर्ल्ड है उसमें वो अलग से ना दिखें और अलग तरह से वो बिहेव ना करें। और कोई बात कर रहा है तो उनको वो समझ में आए कि क्या बात चल रही है, कौन से रंग की बात चल रही है। क्योंकि अगर जो है मान लीजिए वो कलर्स की कोई बात करता है और उनको अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में, हाँ, तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस वो फील करेंगे, बिल्कुल फील भी करेंगे। और उससे क्या होगा ना, इंक्लूजन नहीं होगा, मेन स्ट्रीमिंग नहीं होगी, है ना। नॉलेज ही तो पावर है। अगर आपने ज्ञान ही नहीं किसी को दिया तो आँखों से देखिए, आँखों की शक्ति जो है, क्योंकि ये दुनिया में आँखें जो बहुत, आपने आँख खोली और सारी दुनिया आपके सामने, बहुत सारा नॉलेज आपने जस्ट आँख खोल के ही ले लिया। अब हमारे पास वो नहीं है, राइट। तो 80%, 80% जो ज्ञान है एक इंसान का, वो आँखों से एब्जॉर्ब होता है, आँखों से ही लिया जाता है। अब आप सोचिए कि कितनी मेहनत लगती है कि वो ज्ञान हम बाकी जो दूसरी हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनसे हम वो ज्ञान हमें बच्चों को देना होता है, हमें खुद लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्याज काटना सीखना है, आपने प्याज काटना है, आपको आपकी मदर ने दिखा दिया कि इस तरह से काटना है, ठीक है,
ऐसे रखो, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपने एक बार देखा, आपने एक बार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काटा, उसके बाद आपने सीख लिया। मुझे अगर प्याज काटना सीखना था तो मुझे कम से कम 1000 बार मैंने उसको किया, तो जाके वो थोड़ा तमीज़ का कटने लगा। राइट। तो इस तरीके से जो ब्लाइंड होते हैं इनको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि साइटेड वर्ल्ड में एक्सेसिबिलिटी तो है ही नहीं, मतलब हमारे लिए तो कभी सोचा ही नहीं, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए हम वो गैप्स फिल करते हैं सिल्वर लाइनिंग्स में, कि हम वो सारी उनकी जो वर्किंग सेंसेस हैं वो भी उतनी पावरफुल हैं जितनी आँखें हैं, तो उनको हम शार्पन करते हैं, उनको हम तेज़ करते हैं, उन्हीं से बच्चों को और मतलब अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं और नॉलेज देने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी तरह का नॉलेज से वंचित ना रह जाए। और हमारे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं हमको। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अभी तो बहुत शुरुआत का टाइम है हमारा। जी। तो आपने ट्रैवल तो किया होगा अलग अलग कंट्रीज़ में? बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में तो नहीं, हाँ, लेकिन हाँ मैं ट्रैवल तो करी हूँ। मैं जर्मनी गई हूँ और मलेशिया, दुबई और सिंगापुर, और आई थिंक हाँ दैट्स अबाउट इट। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, और हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना डिसेबिलिटी फ्रेंडली है? दोनों के अंदर कितना फ़र्क है? देखिए, हमारे यहाँ कोई सलीका नहीं है, सीधी सी बात है ना। सिस्टम नहीं है, मतलब आज मैंने सीख लिया अपने मेरी मोबिलिटी तो खैर ज़ीरो है, क्योंकि मैं बहुत मोबिलिटी में आने जाने में मैं अपनी फैमिली पे और फ्रेंड्स पे और लोगों पे डिपेंडेंट हूँ, मैं उस तरह से मोबिलिटी अपनी करती हूँ। लेकिन अगर आप वाइट केन लेके खुद इंडिपेंडेंट कोई भी ब्लाइंड पर्सन आज अपने घर से निकलता है, तो आज तो ठीक है, आज उसने देख लिया कि ऐसा ऐसा रास्ता है। रात में किसी ने आके वहाँ पे खोद दिया, हमारे इंडिया में तो ऐसे हो जाता है ना, रात में बिल्कुल। कोई आए काम कर दिया, वो वहाँ से अपने घर से निकले तो वो सीधा वो गड्ढे में, ठीक है। तो इस तरह के गड्ढे और इस तरह के मतलब पूरा शिफ्टिंग शिफ्टिंग एम्बियंस है हमारे देश में। जी। प्लस वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स तो खैर भाग जाती हैं, दे आर द ओनली वंस हु सेव देमसेल्व्स, बट डॉग्स हैं, काउज हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सड़क पे अगर बैठी हैं, रास्ते में बैठी हैं, इनको क्या पता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो तो मतलब हैज़र्ड्स हैं ही, उनका कोई इलाज नहीं है। बट वेल बाहर ऐसा बहुत कम है, बाहर एक सिस्टम से और मैं काफ़ी जर्मनी तो मैं बहुत साल पहले गई थी, 1992 में मैं गई थी, 3 महीने में वहाँ रह के आई थी। तो वहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज़ इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर पेवमेंट है चलने के लिए तो पेवमेंट है चलने के लिए। अगर वहाँ पे उस समय पे भी बीप करता था, जैसे ही क्रॉस रोड करना है या जहाँ पे वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पे बीप करने लगता था कि यहाँ से है। और लोग अगर कोई आप वाइट केन लेके चल रहे हैं तो द ट्रैफिक वुड स्टॉप। अगर आप क्रॉस कर रहे हो, पूरी तरह क्रॉस नहीं किया अभी, रेड लाइट मतलब हो चुकी है, ग्रीन लाइट हो चुकी है, फिर भी पब्लिक जाएगी नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो तो है ही, वो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, इंडिया में बहुत एक खूबसूरत चीज़ है और वो है इंसान। जी। वी हैव, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है और उसमें से अगर आप आवाज़ दें कहीं भी खड़े होके कि मुझे मदद चाहिए, तो 10 लोग भागे हुए आते हैं आपके लिए। तो भले आप वो ये सब एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन असिस्टेंस आपको हर जगह मिल जाती है, आपको मांगनी आनी चाहिए। और वो हम अपने मोबिलिटी प्रोग्राम्स में हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको हेल्प मांगने में शर्म नहीं करनी है, ठीक है। हमें नहीं दिखता तो हमारी कोई गलती थोड़ी इसमें, नहीं दिखता और लोगों को भी। तो आज मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कल आपको मैं हेल्प कर सकूंगी किसी चीज़ में, आई एम श्योर, है ना। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को, ये एक अलग चीज़ है जो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं इस चीज़ में। जी। सो बच्चों को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करते हैं? क्योंकि मुझको लगता है कि जब किसी को थोड़ी सी भी कोई डिसेबिलिटी हो जाए, मान लीजिए चोट लग गई है हाथ पैर के अंदर, ठीक है, तो
उसी के अंदर लोग घबरा जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, ऐसा लगे टर्मिनल इलनेस हो गई है या कोई सीवियर बीमारी हो जाए तो लोग उसी के अंदर पूरे तरीके से हिल जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक सेंस जो है आपके पास है ही नहीं, जो बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं तो जब बच्चे आपके पास शुरुआत में आते होंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी तो रहती होगी, तो आप उसको कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बूस्ट करते हैं उनके? कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा एक डर होता है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है। जब आपको दिख ही नहीं रहा कि आपका अगला कदम कहाँ पड़ने वाला है, तो वो डर होता है, उसी के कारण कॉन्फिडेंस एक ख़त्म हो जाता है ना। बच्चे के अंदर, बड़े के अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो डर, ये दो चीज़ें अंदर होती हैं। तो जैसे बच्चे आते हैं, पहले तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि उनको बोलते हैं, तो अगर उनको कोई भी बोलता है, जैसे कई बार पेरेंट्स ही बोलते हैं इसको दिखता नहीं है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चे के सामने बच्चे को डिस्कस ही नहीं किया जाए, ताकि ये बात ही नहीं। और पेरेंट्स फैमिली को हम लोग समझाते हैं कि आपने ये तो बोलना ही नहीं है कि तुम्हें दिखता नहीं है। अगर बच्चों को भी कहते हैं कि अच्छा चलो हाथ लगा के देखो, तो जैसे ये बोला वो हाथ लगाया, उनको दिख गया कि ये क्या है, और उसी टाइम वो बच्चा एम्पावर हो जाता है कि अरे ये तो सोफ़ा है, ठीक है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा और क्लियर करती हूँ। हमारे बच्चे, हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में काम करते हैं, तो हमारे सब बच्चे सो कॉल्ड, जिसको नॉर्मल स्कूल से लोग समझते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं हमारे बच्चे। ओके। तो वहाँ पे, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी केजी वाले बच्चे भी जाते हैं, नर्सरी में भी जाते हैं। तो वहाँ बाकी बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, और ये जो हमारे वाले बच्चे हैं, दूसरे बच्चे दौड़ रहे हैं कि हमारे सेंटर में तो दौड़ते ही भागते हैं, बिकॉज उन्होंने सीख लिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रास्ते हैं, ऐसे ऐसे घूमना है यहाँ पे। अब वहाँ पे वो कभी टेबल में टकरा जाते हैं, कभी कहीं भी टकरा जाते हैं। तो उनको, अब एक छोटी सी बच्ची आई, मैम मैं तो हर जगह ना टकराती रहती हूँ पूरा टाइम, मेरी फ्रेंड तो नहीं टकराती है। तो फिर हम बोलते हैं तुम देख के चला करो ना, देखो हाथ आगे करो, तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम नहीं टकराओगी। फिर ऐसे भागो, और जब दूसरी फ्रेंड्स ज़्यादा तेज चलती हैं तुम उसका हाथ पकड़ के भागो, एंड दे थिंक इट्स ओके, एंड इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। सो उनके अंदर से हम ये चीज़ की कमी, ठीक है हमें नहीं, आँख से नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी बॉडी से तो दिख रहा है, तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। राइट। मतलब जो है हम बाकी जो है बाकी जो बची हुई इंद्रियां हैं उनको पूरे तरीके से जो है वो हाइटेंड उनकी अवेयरनेस हो जाती है, उनका इस्तेमाल करें। कराते हैं हम, अपने आप नहीं होती है, उसको अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, बहुत सारे काम कराते हैं, जिससे उनकी अवेयरनेस, बाकी जो सेंसेस हैं वो शार्प होती हैं, तेज़ होती हैं। और वो बच्चों को कई बार इतनी ज़्यादा एम्पावर कर देती हैं कि मतलब हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे किसी भी बच्चे में कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उनको ये कभी वो हीन भावना जिसको कहते हैं वो आने नहीं देते हैं बच्चों में, और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे हैव टू परफॉर्म। वो तो मैंने देख लिया था हीन भावना वाला जो है, जब मैंने आपसे बोला था, फर्स्ट मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन हुई तो आपने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पर कोई खाना खिलाने के लिए नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पर कोई जो है सामने आकर जो है किसी को डोनेट नहीं करेगा। सो आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, जो मैम का स्कूल है सिल्वर लाइनिंग्स, उसके अंदर वो किसी भी तरीके से किसी के सामने आकर बच्चों को डायरेक्ट डोनेशन दे दे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो जो भी आपको देना है आप स्कूल को दीजिए, स्कूल उनको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उनके दिमाग में इस तरीके की कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमको जो है कोई हमारे ऊपर आकर एहसान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी बात कही भरत जी, इट्स सो इम्पोर्टेंट। मेरे को कम से कम दिन में 10 फ़ोन आते हैं यही कि हमको खाना खिलाना है। ब्लाइंड बच्चों को खाना तो बाय द वे है, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको इतना सब कुछ जो आपके बच्चों को चाहिए वो इन बच्चों को भी चाहिए। सो कम एंड हेल्प, ब्रिंग देम अप। उनको जो पढ़ाना है, जो लिखाना है, जो नॉलेज देनी है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, हम हर बच्चे की पूरी करते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी है और उनसे एक्सपेक्ट करना है कि वो परफॉर्म करें, ना कि उनको लेना सिखा दें हम शुरू में। तो वो अल्टीमेटली क्या है, सिर्फ ऐसे ही देखेंगे ना कि कौन आके हमें अब देगा, बड़े होके तो कोई देता नहीं है। तो हम लोग उनको गिवर्स बना रहे हैं, और ये बात मेरी बहुत लोग बहुत बुरा मानते हैं। मुझे सब लोग कहते हैं कि मैडम आप तो बहुत रूड हैं। ऐसे नहीं, मैं रूड नहीं हूँ, आप प्लीज़ समझिए इस बात को। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी कभी भी। आप मुझे दे दीजिए, मेरी सेल्फ इस्टीम ख़राब नहीं होती।
लेकिन हम बच्चों को ऐसे कैसे कर सकते हैं ना, इट्स वेरी बैड। फिर अगर मैं मतलब मेरे को आपने ये बात कही है तो लोग कहेंगे कि अच्छा हम आके देखेंगे कि बच्चे खाना खा रहे हैं। ऐसे से देखिए, मैं आपके घर में आके आपके बच्चों को देखूंगी खाना खा रहे हैं, कितना ऑकवर्ड लगता है, कितना बुरा लगता है ना, बच्चों को भी, उनको भी फील होता है कि हम खाना खा रहे हैं भी, वाई, क्यों कोई आके खड़ा होकर क्यों देख रहा है ना। सो ये चीज़ें बहुत मैं नहीं अलाउ करती। उसकी वजह से बहुत कम लोग हैं जो मुझे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को इसीलिए रिसोर्सेज की मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो बट आई एम स्टिल मतलब इनकी डिग्निटी के लिए, हमारी डिग्निटी के लिए तो मैं लड़ूंगी। सही बात है। एक्चुअली लोगों को ना सिंपैथी गेन करने की भी आदत लग जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि डिसेबिलिटी, आपको आप डिसेबल हो या ना हो, हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी ना किसी चीज में डिसेबल है, राइट। सो जो डिसेबिलिटी है उसका ये मतलब नहीं है कि हमको जो है सिंपैथी गेन करने की आदत पड़ जाए। तो जब हमें सिंपैथी गेन करने की आदत पड़ जाती है तब हम एक्चुअली ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमें हर चीज में सिंपैथी चाहिए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी है, वी हैव एक्सेप्टेड इट, देयर इज अ डिसेबिलिटी, बट सिंपैथी नहीं चाहिए हमें किसी की। देखिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए बच्चों को अगर हम प्रोडक्टिव बनाते हैं तो वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम करेगा, है ना, वो कंट्रीब्यूट करेगा देश को, राइट। बर्डन नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो हम उसको देते ही रहेंगे, वो लेते ही रहेगा, तो फिर फाइनली तो वो एक बोझ ही हो जाएगा ना, परिवार पे भी और सब पे। सही बात ऐसा है। क्यों होना चाहिए? हाथ पांव चलते हैं, सब कुछ चलता है, दिमाग चलता है, जो एबिलिटीज को देखिए, राइट। और एबिलिटीज हर इंसान में है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी में एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। जैसा आपने अभी बताया कि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, सिल्वर लाइनिंग्स में जो बच्चे आपके आते हैं, जिनको आप ट्रेन करते हैं, वो रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं। हाँ। तो रेगुलर स्कूल्स में वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं? जैसे देखिए, मैं खुद हमेशा एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल में रही हूँ, जब तक भी स्कूल में रही हूँ, है ना। आप एक क्लास में बैठते हैं, क्लास में टीचर्स जो हैं पढ़ाती हैं, आपको सुनाई देता है। हमारे बच्चे बिल्कुल जैसे, अगर फॉर एग्जांपल अगर बाकी बच्चे क्लास वर्क कर रहे हैं लिख के, ठीक है, हमारे बच्चे भी लिखते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो ब्रेल में लिखते हैं। अब मैं लैपटॉप तो छोटे बच्चों को तो नहीं दे सकती, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट तो जो प्राइवेट स्कूल्स में है तो बच्चे लैपटॉप लेके जाते हैं। तो वो लैपटॉप कैसे यूज करते हैं? आवाज़ के साथ, स्पीच डिवाइस, स्पीच सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे लैपटॉप पे। थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करिए। हाँ जी, ज़रूर बताती हूँ मैं। नॉर्मल लैपटॉप में NVDA नाम से सॉफ्टवेयर है जो हमारे उसमें डाला जाता है सॉफ्टवेयर, दैट इज़ नॉन विजुअल वॉइस असिस्टेंट। ओके, ठीक है, तो दैट वो डाउनलोड होता है, और वो ना जितनी आप जो भी आप लिखते हैं, कीज़ प्रेस करते हैं, वो बोल के बताता है। जैसे APP आप टाइप कर रहे हैं, 10 फिंगर टाइपिंग हम बच्चों को सिखाते हैं। तो 10 फिंगर टाइपिंग एक बार सेट हो जाती है तो वो उसमें देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। पुराने ज़माने में जब स्टेनो टाइप करते थे तो वो तो पेपर को देख रहे थे और हाथ से टाइप करते हैं, तो सेम सिस्टम से बच्चों को सिखाया जाता है। और जब जो अल्फ़ाबेट्स या जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो अच्छी से वो पढ़ता है, और वो जो NVDA है 18 to 19 इंडियन लैंग्वेजेस भी बोलता है, पढ़ता है। और एक और सॉफ्टवेयर है, वो है जॉज़, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके ज़रिए पूरी दुनिया लगभग हमारे फिंगर टिप्स पे है। मैं खुद पब्लिश्ड ऑथर हूँ, मेरी 2 ऑटोबायोग्राफीज़ पब्लिश्ड हैं, तो मैंने खुद ही लिखी हैं। तो हम लोग ईमेल वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपने अभी भी बताया कि आपने जो है बुक्स भी लिखी हैं, आप ऑथर हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी बुक्स के बारे में बताइए। ज़रूर। जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए मैंने, बहुत सारे चैलेंजेस, एकदम अलग अलग किस्म के चैलेंजेस। तो मुझे लगा कि ये आगे मेरे बच्चों को और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को और आगे जनरेशन्स को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन थी, मैंने क्या क्या फेस किया, क्योंकि मैं ही अकेली ब्लाइंड हूँ ये पूरे कुटुंब में, आई एम द ओनली वन। तो मुझे लगा कि, और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं अपनी कहानी लिखती रहती थी, तो
वहीं से ये मुझे मोटिवेशन मिला कि अच्छा मैं अपने फॉर माय चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन मैं ये कहानी लिखूं अपनी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड को पता चला कि मैं लिख रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप पब्लिशर को भेजो, तो आप लिख रहे हो, इतने 300 पेज आपने लिख लिए हैं, तो आप भेजो। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कौन पब्लिश करेगा। तो मैंने एट रैंडम रोली बुक्स को भेजा, ईमेल किया उनका, और आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने वापस मेल आई कि वी वुड लाइक टू पब्लिश योर बुक। तो मतलब मेरे लिए तो वो बहुत इतनी बड़ी बात हो गई थी कि अमेजिंग, वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा ही हो गया। तो आई वॉज रियली हैप्पी। तो फिर मैंने सोचा कि उसका नाम भी देना था, तो क्योंकि उसका नाम मैंने रखा द अदर सेंसेस, जो मेरी दूसरी सेंसेस के सहारे मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, तो उसका नाम यही दिया। तो ये 2012 में पब्लिश हो गई, एक्चुअली बुक पब्लिश हुई। और उसको पढ़ने के बाद काफ़ी लोग मुझे फीडबैक दिए कि मैडम इसमें ना आपने किताब तो लिखी है, आपने बहुत अच्छी से डिटेल में बहुत कुछ लिखा है इसमें, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं लिखी हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपने ठीक से मेंशन नहीं किए हैं। तो अगर आपने लिखना ही है, अगर आप लिखना ही चाहते हैं, तो आई थिंक यू शुड राइट अनदर बुक इसी टोन में आपको, लेकिन पूरा अच्छी से आपने लिखना है। तो तब तक मैं थोड़ी और बोल्ड हो गई थी, और फिर मैंने एक और बुक लिखी। और मेरा सपना था हमेशा से, मुझे पर्सनल डेवलपमेंट पे मैं बहुत पढ़ती भी हूँ, रीडिंग राइटिंग जो है वो मेरा हॉबी है जी। तो मुझे हे हाउस से पब्लिश होना था कि हे हाउस शुड पब्लिश माय बुक। तो मैंने ये दूसरी वाली लिख के मैंने हे हाउस को भेज दी एट रैंडम, ईमेल ही कर दी, एंड दे आल्सो केम बैक कि हम पब्लिश करेंगे। दैट वाज टू गुड। मतलब ये तो मेरा सपना, लाइक इज दैट सो, मतलब मैं ऐसे था इतना, मतलब मुझे इतना अमेजिंग लगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज मुझे खुशवंत सिंह के साथ भी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड माय फादर वाज अ ग्रेट फैन ऑफ हिज। तो ही वाज पब्लिश्ड बाय देम, दलाई लामा वाज पब्लिश्ड बाय देम, मतलब मेरे को पब्लिशिंग मिल रहा है उनसे, तो इट वाज वेरी बिग फॉर मी। सो आई वाज रियली डिलाइटेड। और उसका नाम फिर मैंने दिया फ्लाइट विदाउट साइट। तो वो पब्लिश हुई 2018 में। तो वो शॉर्टर बुक है। हे हाउस रियली हेल्प मी एडिट इट वेल। उन्होंने एडिटिंग में मेरी बहुत सहायता करी। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, मतलब इट्स अ क्विक रीड, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी एन ऑथर ऑफ दीज टू बुक्स। ये दोनों बुक्स जो हैं आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हाँ है? जी, बिल्कुल है। सो हम अपने व्यूअर्स के लिए जो है इनका लिंक उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सो दैट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोस बुक्स सो दे कैन गो ऑनलाइन एंड बाय दोस बुक्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा ना इन किताबों के बारे में बात करते हैं ब्रीफ में। द फर्स्ट बुक द अदर सेंसेस एंड द सेकंड बुक फ्लाइट विदाउट साइट। सो थोड़ा सा इनमें ब्रीफ दीजिए, क्या क्या आपने इन किताबों के अंदर लिखा है? देखिए, द अदर सेंसेस तो सीक्वेंस वाइज फ्रॉम माय चाइल्डहुड, फ्रॉम माय बेबीहुड, जहाँ से मुझे याद है कि मेरे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव है ना, मैं अपने पर्सपेक्टिव से लिखा, लोगों के या फैमिली के पर्सपेक्टिव से नहीं, कि मेरे को किस तरह से मुझे परवरिश मिली, किस तरह से मेरे को मैं स्कूल गई, ऑल ऑफ दैट इट्स कवर्ड थ्रू माय यूथ, थ्रू माय एस्पिरेशंस, थ्रू माय थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स। बहुत सारे फेलियर्स मैंने फेस किए हैं, मतलब मुझे फेल ही होती रहती थी लाइफ में, मतलब कुछ चला ही नहीं। तो मुझे लगा कि तो फेलियर ही फेलियर हो रहे हैं। तो वो सारी जो लाइन है वो लिखी। फिर मतलब आई फेस्ड अ बैड मैरिज, आई हैव 2 children फ्रॉम माय फर्स्ट मैरिज, देन आई had to become economically independent। फिर वो उसकी स्टोरी किस तरह से पहले सोचा कि मैं घर का काम बहुत अच्छा करती हूँ तो हाउसमेट बनूंगी, फिर बहुत सारा कुछ सोचा, लेकिन उसमें भी फेल। फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आ गया था कि सुसाइड तक भी बात हो गई थी कि मैं इट्स नॉट वर्थ लिविंग। फिर मुझे लगा कि यार मेरे बच्चे क्या होगा, इनका क्या होगा, मतलब व्हाट विल हैपन टू देम, दे विल बिकम बर्डन्स ऑन माय पेरेंट्स और समबडी। फिर मुझे लगा इनको भी मारूं, खुद भी मरूं, उसमें भी फेल। टोटल फेलियर इन लाइफ। फिर मुझे लगा कि अगर मैं सब चीज़ में फ़ेल हो रही हूँ, पर ज़िंदगी में मुझे जीना है तो मुझे अपने पैरों पे खड़े ही होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मुझे होना ही पड़ेगा। तो 1.5 साल 2 साल सोचते फिर फाइनली आई हिट अपॉन अ प्लान कि मैं
एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनूंगी। तो मुझे लगा कि तेरी क्लास में कौन आएगा, ऐसे बोला। तो मुझे लगा कि अगर टीवी के सामने हम जेन फोंडा की वीडियो कैसेट के आगे लोग उछल कूदते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं खरीदने के लिए वीडियो कैसेट, तो आई एम श्योर मैं लाइव जाऊंगी तो एटलीस्ट मैं अपने क्लाइंट को नहीं देख पा रही, लेकिन मुझे तो वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उनके साथ। तो वो भी मुझे फोर्सफुली मुझे सीखना पड़ा, बिकॉज उस समय पे कोई भी ब्लाइंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर नहीं था दुनिया में। मिसेस वीना मर्चेंट आई थी यहाँ पे, कीप फिट शो उन्होंने शुरू किया था दूरदर्शन में, बहुत पुरानी बात है। तो 1980 आई थिंक 86-87 की बात है। तो मैंने उनको ढूंढा, उनसे बोला, तो बोले नहीं हमें आता ही नहीं। मैंने कहा आप आने दो मुझे क्लास में, मैं खुद सीख जाऊंगी, आई विल टेल यू हाउ टू टीच मी। तो 3 घंटे उनके ऑफिस में धरना दिया, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। तो ऑल ऑफ दैट आई रोट ऑल दैट जर्नी एंड टू टू वेयर आई केम। तो वो सारी जर्नी स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखी उसमें डिटेल में, टू माई ब्यूटिफुल मोमेंट्स, टू फेलियर्स, टू एवरीथिंग, एंड थ्रू माई रीमैरिज वो सारा कुछ उसमें दिया। बट स्टिल फ्लाइट विदाउट साइट थोड़ा सा और डिफरेंट था। फिर और चैलेंजेस, लाइफ में तो और चैलेंजेस होते रहते हैं। 2012 में पब्लिश हुई, 18 तक तो और भी चैलेंजेस हो गए थे ज़बरदस्त वाले। चैलेंज तो रुकते नहीं है, अभी भी चलते रहते हैं, तो उनसे डील करना सीखना होता है। तो वो फिर मुझे लगा कि हाँ, वो लिखी, वो भी कवर तो वो सेम चीज़ें करती है, बट इट गोज़ डीपर डाउन इनटू माय फियर्स एंड हिडन पेन जो है मेरा, जो हिडन पेन रहा है, हिडन डर रहा है, ऑल दैट आई पुट इन दैट बुक एंड हाउ आई केम आउट ऑफ इट। सो उसको मैंने एक सेल्फ हेल्प पीसेस भी, बिट्स भी बीच में हैं कि व्हाट आई फील दैट पीपल शुड हैंडल देयर ओन सक्सेसेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लाइंड को ही मैंने ब्लाइंड पर्सन के लिए नहीं लिखा, मैंने ह्यूमन बीइंग के लिए लिखा। ओके, इट्स नॉट फॉर द ब्लाइंड, इट्स फॉर एवरीबडी। दैट इज द टोन ऑफ द बुक। जब सीरीज ऑफ चैलेंजेस आते हैं, लाइक 1-2 चैलेंजेस नहीं, सीरीज ऑफ चैलेंजेस, सीरीज ऑफ फेलियर्स होते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? ये सवाल मुझे सब पूछते हैं। चलिए आज मैंने भी पूछ लिया ये। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ना, मे बी मेरी नेचर ऐसी है, आई हैव हैड अ वंडरफुल चाइल्डहुड। वंडरफुल मतलब ठीक है, ये सब डिसेबिलिटी, ये सब बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी से पाला। मेरे को कभी ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात नहीं करी, वैल्यूज़ के साथ उन्होंने पाला मुझे, बोथ माय पेरेंट्स, और उन्होंने मुझे बहुत अकम्पलिश्ड बनाया। ठीक है, तो मेरा चाइल्डहुड वाज वेरी वेरी गुड। फिर मेरी एक मामी थी, अब वो नहीं हैं, इवन माय पेरेंट्स नहीं हैं मेरे साथ, तो उन्होंने भी बहुत कुछ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आई हैव हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट। एक तो वो चीज़ मेरे अंदर है, और मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाई मुझे कि बेटा अपने पैरों पे खड़े रहना है, जो आप कमाओगी जो वो आपका अपना है, आप सर उठा के जियो। आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकती हो कि आप अपने लिए वो ठीक कर रही हो, तो गो अहेड एंड डू इट। आपको दुनिया का सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इनग्रेन्ड मेरे अंदर बचपन से मुझे दी गई हैं। और मैं ना खुशकिस्म की इंसान हूँ। रोना पीटना ज़्यादा दिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा दिन रो पीट के कि अच्छा फिर फेल हो गए, फिर सोचती हूँ कि अब लेट्स गो। फिर सोचती हूँ कि अब यार ज़िंदगी खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए है, ये क्या है रोते पीटते रहो। तो आई जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड फाइंड, डू समथिंग दैट आई लव टू डू, एंड सिल्वर लाइनिंग्स इज समथिंग आई लव टू डू। मतलब मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा पैशन है कि हर ब्लाइंड बच्ची को मैं उसकी स्ट्रेंथ उसको दे दूँ, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसको उसके साथ मिला दूँ कि आप ताकत से जियो, अपना सर ऊंचा करके जियो। ज़िंदगी आपको भी एक ही बार मिली है, सबको एक ही बार मिली है। तो दोज आर द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन नेगेटिव थिंग्स। तो मैं वापस आ जाती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी बात है एक्चुअली, बाउंस बैक होना चाहिए कुछ ना कुछ। वो तो करना ही पड़ता है ना। अगर तो आप बैठ गए तो बैठ गए, जिंदगी भर बैठे रहेंगे। बिल्कुल, वो रोते रहेंगे, रसातल में चले जाएंगे, फिर बाहर कैसे आएंगे। मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी था। अब मैं बोल रही हूँ, लूपस था मेरे को। तो उसको भी बहुत साल मैंने उसको झेला, तो उसको भी मैंने गुड बाय कर दिया। टुक अ लॉट बट बाय बाय कर दिया कि गेट लॉस्ट, आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। सो यू आर अ वॉरियर। या आई एम अ फाइटर, आई गेस, अच्छा, जो ये सिल्वर लाइनिंग्स है जी। आपका एनजीओ, कितने टाइम से आप इसको चला रहे हैं? ये 2006 में इसको रजिस्टर कराया था मैंने, लेकिन मैं काम कर रही हूँ 1987 से। ओके। 1987 से, सो 35 इयर्स एंड मोर। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मैं रिलीजन से ज़्यादा मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं उस पावर में बिलीव करती हूँ जो हम सबके अंदर है। तो दैट ऑल्सो गिव्स मी द स्ट्रेंथ। जस्ट वॉन्टेड टू ऐड दैट। राइट। सिल्वर लाइनिंग्स में भी आपके पास कितने बच्चे हैं? फिलहाल हमारे सेंटर पे अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं जी। 40, और हम 2 फ्लैट्स हैं, रेंटेड अकोमोडेशन है, उसमें ही काम चला रहे हैं अभी। और 22 हमारे पास बच्चे और यंग एडल्ट्स हैं जिनको हम ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। क्या एज ग्रुप क्या है जो आपके रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर? जो रेजिडेंट्स में रहते हैं, द यंगेस्ट वन इज 7 years old and the oldest one is 18, touching 18, she's 18। और जो हमारे यंगेस्ट स्टूडेंट है अभी फिलहाल, शी इज जस्ट 3 year old, जो आ रही है स्कूल में। ओके। वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स उससे भी छोटे हैं, बिकॉज हम पेरेंट्स के थ्रू गाइड करते हैं बच्चों को, ताकि वो बेबीहुड से ही पेरेंट्स उनको ठीक तरह पाले, ताकि वो बच्चों को वहीं से कॉन्फिडेंस और वहीं से सब कुछ सिखाना शुरू करें। मोटा मोटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी लाइव्स टच कर चुके हैं जिन पर इम्पैक्ट आपने किया होगा? काउंटलेस होंगी, मेरे को तो ये भी नहीं पता, बिकॉज अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, इस पॉडकास्ट पे हूँ, आई एम श्योर आई एम टचिंग लाइव्स। राइट। है ना? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई थिंक हर मीडिया, मतलब जब से मुझे याद है, हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर, एवरीबडी हैज कवर्ड मी। प्लस काम तो मैं कर ही रही हूँ 1987 से। तो वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस, अकेले ही काम करती थी मैं। आज इधर वॉलंटियर किया, कल उधर वॉलंटियर किया, इस तरीके से। तो काउंटलेस ही है, मिलियंस तो होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टच, द पीपल आई हैव टच्ड रियली। इट्स एक एक करके, जिसको कहते हैं ना, जुड़ गया, तांता जुड़ता रहा। जी जी जी। बहुत बढ़िया। जैसे सिल्वर लाइनिंग्स में आपके पास बच्चा आया, आपने उसको ट्रेन किया, जैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन गए, तो वो बच्चे किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी, ये बहुत अब जो हमारा शिक्षा प्रोजेक्ट है वो 2017 में ही शुरू किया था हमने, एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो हम बैठ के काम कर रहे हैं। Okay. इससे पहले हम ओपन कम्युनिटी में ही काम कर रहे थे। मैं ओपन कम्युनिटी में, फ्यूजन नाम से प्रोजेक्ट है, डिग्निटी है, विद विमेन, मेन स्ट्रीमिंग में, कॉर्पोरेट्स में जा के अवेयरनेस करना, बहुत सारे काम हमने ओपन में ही करते रहे। लेकिन ये शिक्षा प्रोजेक्ट हमने 2017 में स्टार्ट किया था। तो अभी फ़िलहाल हमारी कोई भी बच्ची जो है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो इट इज़ टू अर्ली टू से कि कहाँ जाएंगी। लेकिन हाँ, मैं आपको जैसे बताती हूँ, जो हमारी फर्स्ट स्टूडेंट जो थी, वो हमारे पास आई थी टोटली ब्लाइंड, और उसको हमने तैयार किया, उसको हमने एडमिशन दिलाया मेन स्ट्रीम स्कूल में, सलवान पब्लिक स्कूल में उसको एडमिशन दिलाया क्लास 5 में, और लैपटॉप पे ही वो काम करती हुई आई है। 2023 में उसने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया, CBSE क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम, एंड खुद उसने अपने लैपटॉप पे ही अपना पेपर लिखा, सारे पेपर्स अपने खुद लिखे हैं उसने, और 92.2% मार्क्स आए हैं उसके। अब क्लास 12 में है, IAS ऑफिसर बनेगी, एंड विल बी देयर टू सपोर्ट हर टिल शी अचीव्स दैट। देन वन अदर स्टूडेंट ऑफ माइन, आई वुड कॉल हिम अ स्टूडेंट, वो मेरे पास 9th में था या 10th में था, मेरे पास आया था, तो उसको गाइडेंस, उसके पेरेंट्स भी आए थे सबको, तो वो वहाँ से चलते हुए उसने
उसकी लाइफ वहाँ से चेंज हुई और वो टर्न अराउंड करके फिर उसने इंदौर से IIM इंदौर से उसने MBA किया, वहाँ से ही उसकी हायरिंग हुई और आज एक बड़ी कंसल्टेंसी में ही इज़ अ मैनेजर एंड ही इज़ गॉट गेटिंग अ वेरी बिग गुड डिसेंट पैकेज और वो CFA है। वाओ। तो आप सोच लिए टोटली ब्लाइंड फेलो। एक है जो अपने 3 साल का था जब से मैं उसकी गाइड एंड वट एवर आप कुछ भी कह लीजिएगा, तो वो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 15-16 साल पहले कंप्यूटर पे, और वो आज अपने पापा की फैक्ट्री चला रहे हैं और उसके पेरेंट्स को तक यकीन नहीं था उस पर। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो who are doing extremely well today and they are they are my strength. They are well married, अपना घर चला रहे हैं, कोई बैंक्स में है, कोई कहीं है, तो they are well settled. ग्रेट। फील हैप्पी के मतलब मैं ज़्यादा नहीं मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ती है, हम तो सिर्फ गाइड हैं। जी, रास्ता तो खुद ही बनाना पड़ता है, चलना खुद पड़ता है। अगर हम आपको रास्ते पे मोड़ भी देना तो कुछ चल लेते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। हम रास्ता दिखा सकते हैं, बिल्कुल। चलना खुद ही होता है उस पर। चलना खुद ही होता है। बिल्कुल जी। मान लीजिए आपके पास एक 3 साल की बच्ची आई जो देख नहीं सकती है, शुरुआत कहाँ से होती है उसकी ट्रेनिंग की? उसके साथ पहले दोस्ती करते हैं हम, उसके पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि बिल्कुल शी इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक, वो मेरे से भी अच्छी बन जाएगी। बस वहीं से हम दोस्ती करते हैं और प्यार से हाथ पकड़ के अपना घूमने जाते हैं इधर उधर रूम में और हो जाती है दोस्ती। बस उसके बाद तो पॉजिटिव कदम उठ ही गया। हमने आपकी बुक्स के बारे में जाना, आपके जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, किस तरीके से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं। अभी बीच में आपने बच्चों का जिक्र किया था, तो बच्चों के बारे में बात करते हैं कि बच्चों का आपके साथ किस हिसाब से रहता है, कैसे आपने अपने बच्चों को पाला, कहाँ कहाँ पर आपके बच्चे जो हैं, क्या उनकी एजुकेशन क्या हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ज़रूर। तो 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, और जैसे सब लोग अपने बच्चे पालते हैं मैंने भी वैसे ही पाले, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। यह है कि वो बहुत नॉटी थे और उनको पता था कि माँ को दिखता नहीं है, उनको आइडिया हो गया था, छुटपन में ही आइडिया हो गया था। तो वो लेकिन उनको ये भी आइडिया हो गया था कि ये मम्मी को ना सुन बहुत जल्दी जाता है, दूसरे कमरे में हम क्या कर रहे हैं उसको पहले ही पता चल जाता है। तो वो बहुत शैतानी करते थे, तो कभी कभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कहाँ गायब हो गए। तो मैंने फिर इन दोनों के पैर में ना एक एक पाजेब पहना दी घुंघरू वाली, कहा बच्चों आप जाओ, अब बताओ, बाकी का तो देख लेंगे हम। और ये इतने शैतान थे कि टिपटोज पे कोशिश करते थे घुंघरू बजे ना, मम्मी को पता ना चले। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आते थे तो पूछते थे कि बेटा आपकी मम्मी ब्लाइंड है, आपको क्या इसमें तकलीफ़ तो नहीं होती है? तो जवाब ये आता था उनसे कि हाँ, लोगों की मम्मी तो सिर्फ आंख से देखती है, हमारी मम्मी तो कहीं से भी देख लेती है, आपको नहीं पता है। तो उनका भी उदासी वाला माहौल ख़त्म ही हो जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, दे आर परफेक्टली मतलब बिल्कुल जैसे बाकियों के बच्चे। हाँ, मेरे पास सपोर्ट ज़रूर था मेरे पेरेंट्स का, छोटे होते थे तो पेरेंट्स के पास ही थी, लेकिन बहुत टाइम मैं अकेले ही होती थी उनके साथ। अब सारा टाइम तो कोई घर पे नहीं रहता था, तो बहुत टाइम तो अकेले भी थी मैं उनके साथ। बट ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, ऐसी नॉर्मल डिफ़िकल्टीज़ तो सबको ही होती हैं, तो मेरा भी ऐसे ही था। और अगर मेरे को कहीं सपोर्ट है घर पे नहीं है कोई, तो मैंने कभी 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। अगर मुझे लगा कि मेरे को कोई दवाई का नाम पढ़ना है या कोई भी करना है, तो सामने वाले की घंटी बजाई कि भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ये देखो ये क्या लिखा है। या ज़्यादा होता था तो इन्हीं से पूछ लेती थी कि इसके ऊपर क्या लिखा है, स्पेलिंग पढ़ो, बहुत बड़ा वर्ड है तो स्पेलिंग पढ़ो। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, दे जस्ट नॉर्मल चाइल्डहुड। अभी दोनों मैरिड हैं और अपने अपने मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं हमारे, और एक 18 इयर्स का हो गया, अभी 18 कंप्लीट हुआ है। मेरी बेटी का बेटा अभी उसने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी है, और 2 छोटे हैं, एक बेटे का एक बेटा है जो आई थिंक 8 साल का है, और
बेटी की एक बेटी है, शी इज़ इन क्लास 5, वो क्लास 4 में है, एंड दे आर ऑल्सो परफेक्टली फाइन। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ उनको डिस्कम्फर्ट है। आई एम देयर मदर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, राइट। सेम। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं अब? सर्टनली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, देखिए हम नहीं चाहते हैं कि खास करके सिल्वर लाइनिंग्स और इतने सालों की मेहनत और जो कुछ भी हमने क्रिएट किया है एक बहुत छोटे स्केल पे है, तो इसको एक ऐसी जगह पे स्टैंड करना है अगले कुछ सालों में, बहुत जल्द अगले कुछ सालों में इसको स्टैंड करना है, ताकि ये दुनिया की सेवा में ये काम होता रहे, ये काम हमारे साथ ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए हमारा ये है कि सबसे फाइनल प्लान तो यही है कि हम एक खुद का इंक्लूसिव स्कूल बनाना चाहते हैं, जिसमें हम हर तरह के बच्चे, मतलब जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं और डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, सब एक साथ पलें, एक साथ बड़े हों, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी हो जाए उसके साथ। प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग में, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि हर बच्चा तो, और ख़ास करके लड़कियां, ब्लाइंड लड़कियां, हर बच्चा तो पढ़ के IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, तो उनके लिए वोकेशनल एरिया जैसे मैं जो एक्चुअल में मेन स्ट्रीम हो, जो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, तो उस तरह का एक सेटअप हम चाहते हैं, और अपना ज़मीन हो और कोई हमारे साथ आके लोग जुड़ें। देखिए ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, हम तो खाली हाथ निकले थे। अश्विनी जी मेरे हस्बैंड भी हैं, पिछले 27 साल हो गए हमारी शादी को, और इन्होंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा टू जॉइन मी। इनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था कि मैं वो कर सकूं जो मैं चाहती हूँ, हम वो कर सकें एक साथ मिलके। तो ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े, ऐसे धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लोग का और जुड़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और इसको इस्टेब्लिश करना है और इसको हर जगह फैलाना है कि हर ब्लाइंड बच्चे को, और ख़ास करके हर ब्लाइंड बच्चे को समाज में सर उठा के जीने के लिए ट्रेन करना, और उसको उस अपॉर्चुनिटी देना, एटलीस्ट उतना तो मिले, और वो आगे जाके दुनिया पे आगे की जनरेशन्स में बोझ तो ना बने। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम इसको ऑन ग्राउंड लाएं। तो अभी दिल्ली में सेंटर है, अब चंडीगढ़ में अगले महीने से हम लोग कंप्यूटर सेंटर से ही शुरू कर रहे हैं। और वहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं कि हम एक जगह लें और वहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करें। तो ये हमारा वहाँ का फ्यूचर प्लान है, मतलब आगे का, और बहुत जल्द इसको करना है। तो आई होप कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोग जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल। आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो ये आप सेंटर खोलने के लिए जा रहे हैं, आपको इसके लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? क्या पता कोई पॉडकास्ट, कोई व्यूअर जो इसको देख रहे हो पॉडकास्ट को, तो वो जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल। देखिए हमारे को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ज़मीन का, जगह का, एक प्रॉपर्टी का, जहाँ पे हम वो हमारे संस्था की प्रॉपर्टी हो, ताकि उसको इस्टेब्लिश किया जाए। फिर उसको बिल्ड करने का चैलेंज, पैसे का चैलेंज, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, और पैसे का चैलेंज है। अब बाकी अच्छे अच्छे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं इस काम में, अगर वो हमें अपना प्रोफेशनल एडवाइस दें, हमें बताएं, हमें गाइड करें, और रिसोर्सेज भी बताएं कि किस तरह से हम, बिकॉज ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसमें से हम कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, और हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कुछ करना है। हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, जैसे हमारे वोकेशनल में से निकले, अगर कोई मतलब कुछ भी हो सकता है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, इंक्लूसिव स्कूल है, पेट्रोल पंप है, कुछ भी है, मतलब अगर हम संस्था के लिए करें, ताकि जनरेशन भी हो, इनकम जनरेशन भी हो, और ये आगे भी चलता रहे। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुशवंत सिंह जी को मिलने गई थी एक दिन। मैं तब अचार बेचा करती थी, और मैं खुशवंत सिंह को मिलने गई थी, तो उनको मैंने बताया था कि मैं आ रही हूँ, मेरी असिस्टेंट आ रही है साथ में, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आ जाओ।
तो उनके घर की घंटी बजाई और मैं और मेरी असिस्टेंट साथ खड़े थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरी असिस्टेंट थी, उसका हाथ पकड़ के लेके चले गए और मैं दरवाजे पे खड़ी रह गई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर, मिस्टर सिंह, आई एम प्रीति, मैं इधर खड़ी हूँ। वहीं रुक गए, एक मतलब कुछ सेकंड्स के लिए वो एकदम जैसे फ्रीज हो गए और वापस मुड़ के बोल रहे हैं, यू आर प्रीति, यू आर ब्लाइंड। तो मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं, आज तक मैं दुनिया को वो करता रहा, चैलेंज करता रहा और दुनिया को बनाता रहा, पहली बार आज किसी ने वही चीज़ मेरे साथ करी। और उन्होंने बोला कि मैं आपके बारे ज़रूर लिखने वाला हूँ इन माय कॉलम मैलिस टू वन एंड ऑल। और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा प्लीज़ मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, आप प्लीज़ मत लिखिए मेरे बारे में, आप लिखते हैं तो। बोले नहीं नहीं, आपका तो नाम लिखना ही है। और उन्होंने आपका बारे लिखना है तो उन्होंने लिखा प्रीति करके, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे बारे लिखा। आपको कैसा लगा आज नोवा टॉक्स में आकर? भरत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का इस प्लेटफॉर्म पे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत दूर तक बात जाएगी और जो काम हम कर रहे हैं उसमें आपका सपोर्ट जो है वो हमें बहुत 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 वैल्यूबल है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ढूंढा और आप मुझे यहाँ पे लेके आए और ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, इट इज़ रियली नाइस। और आप इतने अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं, आप सारी अंदर की मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो प्रीति मोंगा जी के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कई मिथ्स, कई मिसकंसेप्शंस जो हैं वो हमारे क्लियर हो गए। हम सोचते थे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो एक लिमिटेड चीज़ों के ऊपर ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनसे बात करके तो आज पता लगा कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं और बाकी जो एबल लोग हैं उनके साथ जो है वो compete कर रहे हैं। कोई जो है MBA करने के बाद में किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है, कोई पूरी की पूरी फैक्ट्री रन कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है। खुद प्रीति जी जो है वो एक एरोबिक्स ट्रेनर थी। तो ये कितनी अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें आज क्लैरिटी मिली चीज़ों के ऊपर। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा और हमें और किस तरीके के पॉडकास्ट करने चाहिए। नोवा टॉक्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।